इस वक्त हमारे साथ गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स लिमिटेड के मैनेजमेंट लाइव मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, हाल ही में कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे जो हैं वो आए हैं, नतीजे अच्छे रहे हैं, लेकिन बढ़ती कच्चे माल की लागत ने फर्टिलाइजर मार्जिन पर दबाव डाला है। इन नतीजों पर और आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या कंपनी डिसाइड कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं GSSC के CFO SK वाजपेयी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून, मैं गुरप्रीत बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो अच्छे नतीजों के लिए आपको बधाई, लेकिन पहला सवाल हमारा इसी से जुड़ा हुआ होगा। हमने देखा रिकॉर्ड क्वार्टर रहा सेल्स के दम पर, लेकिन वहीं फर्टिलाइजर मार्जिन जो है वो हमने देखा शार्पली नीचे आई हैं। ये मिसमैच कैसे है? हाँ, जैसा आपने सही बताया, 64% की ग्रोथ हमने सेल्स में देखी है। 3,583 करोड़ रुपीज का सेल्स हमने रजिस्टर किया है। पीएटी और पैट भी 14% और 11% बढ़े हैं। फर्टिलाइजर सेगमेंट में आपने जैसे बताया कि फास्फोरिक एसिड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और सभी जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर बनाने में, उसका लागत बहुत बढ़ गई है। इंटरनेशनल मार्केट में जो आज सल्फ्यूरिक एसिड है वो 231% बायो बाई बेसिस पे इंक्रीज कर गया है। अमोनिया भी 144% तक इंक्रीज कर गया है। जैसा ग्लोबल माहौल है, अभी हार्मुज पूरी तरह से खुला नहीं है और रशियन माल भी बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहा है, तो उसकी वजह से कच्चा माल तो हमको महंगा मिल रहा है और भाड़े में भी जो फ्रेट कॉस्ट है उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि हमारा फर्टिलाइजर सेगमेंट में जो मार्जिन है परसेंटेज वो डाउन हुआ है। फर्टिलाइजर में क्या है कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। एमआरपी और सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसी पे हमको बेचना पड़ता है। इसलिए जब कच्चे माल की लागत ज्यादा हो जाती है तो हमारे थोड़ा मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहता है फर्टिलाइजर सेगमेंट। जी सर। हाय सर, अर्चना हियर। वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ गुड क्वार्टर। मेरा अगला सवाल सल्फर प्राइसेस पे होगा। सल्फर प्राइसेस ईयर ऑन ईयर 230% से ज़्यादा बढ़ गए हैं और अमोनिया प्राइसेस भी डबल से ज़्यादा हो गए हैं। इस कॉस्ट प्रेशर का कितना हिस्सा आप प्राइसिंग के थ्रू पास ऑन कर पाएंगे? जो सल्फर है वो चाइना ने बंद कर दिया है एक्सपोर्ट। कई कंट्री ने और भी देना बंद कर दिया है, और जो भी रिफाइनरी से हमको सल्फर मिलता है वहां से बहुत महंगे दाम पे सल्फर मिल रहा है। अवेलेबिलिटी की भी बहुत प्रॉब्लम है सल्फर की इंटरनेशनल मार्केट में और इंडिया में भी। तो इसके कारण जो भी कॉस्ट इंक्रीज होता है उससे जो फर्टिलाइजर है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड हम इस्तेमाल करते हैं उसमें काफी प्रेशर देखने को मिला है। अभी क्या है कि हमारा जो यूरिया और डीएपी है उस पे गवर्नमेंट पूरा सब्सिडी हमको दे पाती है। डीएपी के लिए स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा हुआ है, जिसमें कि जो भी हम इंपोर्ट करते हैं डीएपी उस पे 4% का मार्जिन देके गवर्नमेंट हमको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे कि यूरिया और डीएपी के केस में हमको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लेकिन जो दूसरे एनपीके ग्रेड के फर्टिलाइजर्स होते हैं जहाँ पे कि पोटास और सल्फ्यूरिक एसिड का भी इस्तेमाल होता है, उस पे बहुत प्रेशर देखने को मिला है। तो उसमें हम देखते हैं कि भाई जब यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो हम इंपोर्ट करके उस खाद को फार्मर्स को मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, अगला सवाल आपसे रहेगा। सिक्का में हमने देखा फेयरली लार्ज केपेक्स प्रोग्राम चल रहा है अभी यहाँ पे। इसको लेकर एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है और इससे कैसे फंड कर रहे हैं आप? हाँ, एक सिक्का में जरूर हमने एक पीएसए प्लांट जो है वो लगाने की सोचा है, जो 2.5-3 साल में पूरा हो जाएगा। अभी बस बिड्स आ गए हैं, हमको खुलने हैं 1-2 दिन में। हमारे बोर्ड ने भी कल अप्रूवल दे दी है, तो जो भी पीएसए प्लांट के अलावा भी कई ऐसे प्लांट हैं जिसके बारे में हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। पीएसए प्लांट जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरह से हम इसको लगा रहे हैं, क्योंकि पीएसए की जो किल्लत मार्केट में रहती है उसको दूर करने के लिए हम रॉक फॉस्फेट से खुद पीए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारा डीएपी और एनपीके ग्रेड के फर्टिलाइजर जो हम जामनगर सिक्का में बनाते हैं वो पूरा किया जा सके, जिससे कि आगे आने वाले वर्षों में हमको इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर भरोसे मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े
और हम खुद पिए और सल्फ्यूरिक एसिड बना के अपना डीएपी प्रोडक्शन और दूसरे प्रोडक्शन एनपीके ग्रेड के कर सके, ऐसे काम है। जी सर, इस क्वार्टर में नेचुरल गैस का कॉस्ट 38% बढ़ा है। आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर पर फर्दर गैस प्राइसिंग वॉलेटिलिटी का कितना इम्पैक्ट हो सकता है, और क्या इस रिस्क को मैनेज करने के लिए कोई हेजिंग या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है? हाँ, ज़रूर, हमारे नेचुरल गैस के कई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी से हैं, जिससे कि 90% तक हमको गैस उन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से मिलती है। लेकिन एज़ पर रिक्वायरमेंट जो भी शॉर्टफॉल होता है, उसको हमको स्पॉट गैस से खरीदना पड़ता है। वो काफ़ी महँगी स्पॉट गैस आ रही है, जिससे कि हमारा जो आईपी सेगमेंट है, स्पेशली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेगमेंट, जहाँ पे हमको कोई सब्सिडी नहीं है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। जैसे मेलामाइन एक प्रोडक्ट है जिसमें कि गैस का इम्पैक्ट है, कैप्रोडक्टम उसमें भी नेचुरल गैस का इम्पैक्ट है। तो इन प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाने से हमको बहुत माल बेचने में दिक्कत होती है। अभी मेलामाइन का प्रोडक्शन जैसे थोड़े दिन के लिए हमने बंद किया था, क्योंकि चीप चाइनीज़ इम्पोर्ट जो है इंडिया में आता है, उससे हमको कम्पीट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम गवर्नमेंट के पास गए हैं कि अगर उनसे कोई हमको राहत मिल पाए, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी या मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस के रूप में, तो हम हमारा मेलामाइन और कैप्रोलैक्टम दोनों सस्टेनेबल प्रोडक्शन हम पूरी कैपेसिटी से कर पाएँगे। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन ईटी नाउ स्वदेश और अपने सारे इनपुट्स और स्ट्रैटेजी बताने के लिए। थैंक यू सो मच, और आगे के क्वार्टर्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए रचित जी से एक राय ले लेते हैं टेक्निकल जीएसएफसी में, जहां हल्की गिरावट देखने मिल रही है। रचित जी, अच्छे क्वार्टर्स रहे हैं, आय में भी अच्छी बढ़त देखने मिली है, कम से कम 64% की मुनाफा भी अच्छा रहा है, एबिटा भी अच्छा रहा है, तो ओवरऑल टर्म्स पे तो अच्छा क्वार्टर दिख रहा है इनका। तो अगर कोई निवेशकों ने इस पे इन्वेस्ट किया है तो आपकी क्या राय बन रही है इस स्टॉक्स पर? देखिए, अगर हम प्रॉपर्ली इसके चार्टिकल पैटर्न्स देखें, फॉर सम टाइम अंडर परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यूड जरूर होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके पीछे का मैं टेक्निकल कारण आपको बता दूं कि आप देखें 24 सितंबर 2025 से कंटिन्यूसली 200 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे मेंटेन कर रहा है, और 200 डे मूविंग एवरेजेस स्लाइड डाउन भी कर रहे हैं। इसमें सपोर्ट कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। पीक लोअर लेवल्स जो हमने 30 मार्च बैक बाय द एंटायर मार्केट फीएस को देखा था, उसके बाद ये सस्टेन तो करने की कोशिश कर रहा है, बट जब तक 172 लेवल्स जो कि इसके 200 डे मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर नहीं बंद होता, तब तक कोई ट्रेंड चेंज मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। बट हाँ, 172 लेवल्स के ऊपर क्लोज होने के बाद ये 224 लेवल्स तक का आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। तो या तो वेट एंड वॉच मोड पे आप रहें, या फिर किसी भी मार्केट करेक्शन में लोअर लेवल्स पे इसमें एक पोजीशन बनाएं विद क्लियर केस इन हेड कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको ट्रेंड रिवर्सल करने में। चलिए ठीक है, ये सलाह जीएसएफसी को लेकर आउटलुक ये बनता हुआ। और चलिए इसी के साथ आपको इस वक्त एक बड़ी खबर भी बता